ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगेन प्लीज एश्योरेंस कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है, आज का दिन थोड़ा सा यादगार रहेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल है उसका आज लास्ट लेक्चर है, और हमने इस फेलोशिप के अंदर उसका मॉड्यूल 1 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। मॉड्यूल 1 को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया था, एंड देन वही आपको इस पूरी फेलोशिप के अंदर पढ़ाया गया है। सो उसका जो लास्ट लेक्चर है आज जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, दैट इज अबाउट जेंडर इंटीग्रेशन एंड CCDRR एंड RB। CCDRR का मतलब क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड RB स्टैंड्स फॉर रेजिलियंस बिल्डिंग। यानी कि रेजिलियंस बिल्डिंग के अंदर और क्लाइमेट चेंज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर हम जेंडर को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट पे जो है वो एक जो है केस स्टडी डिस्कस की जाएगी इंडिया की। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो बांग्लादेश की एक स्टडी डिस्कस की थी, आज हम इंडिया की एक स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाई देयर इज द नीड ऑफ जेंडर इंटीग्रेशन इन CCDRR पॉलिसीज। कि जरूरत क्यों महसूस हुई है कि हम जो है वो जेंडर को इंटीग्रेट करें या जेंडर लेंस के थ्रू जो है वो देखें अपनी सारी की सारी पॉलिसीज को, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या फिर जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है उन सारी पॉलिसीज को। तो सबसे पहले जो हमने लेक्चर के या इन पूरी सीरीज के स्टार्ट के अंदर भी जो बात की थी, दैट वाज अबाउट द ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच या फिर लीव नो वन बिहाइंड। अब हमारी जो भी पॉलिसीज हैं या हमारा जो भी डेवलपमेंटल मैंडेट है उसके अंदर इन दो बातों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ताकि कोई भी जो है वो पीछे ना रह जाए, हर किसी को बराबर के जो है वो हकूक मिल सके। अब ऐसा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो ऑलरेडी एक वायलेटर है, राइट्स वायलेटर, जिसकी वजह से जो है हमारे पास ऑलरेडी इनइक्वालिटी मौजूद है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो मजीद एग्जैसरबेट हो जाती है। सो दैट्स वाई इन पॉलिसीज को बनाते हुए हमें जेंडर लेंस की जरूरत है, ताकि हम जो है हर किसी को देख सकें कि इस डिजास्टर के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, ताकि हम ये पॉलिसीज बनाते हुए ये ध्यान रख सकें कि उन वल्नरेबल लोगों को जो है वो पीछे ना छोड़ दिया जाए। अब ऐसा है कि लीव नो वन जो है वो हमारे 2030 एजेंडा के मुताबिक है, उसका ये एक प्रॉपर कहले मैंडेट है। इसी वजह से हमारी पॉलिसीज के अंदर जब वो जेंडर को इंक्लूड करना लाजमी है। फिर हम बात करते हैं कि सेकंड पे हमें इसकी जरूरत जो है वो क्यों है। हमें जो है हिस्ट्री से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बांग्लादेश की जो है वो स्टडी पढ़ी थी, और मैं यहाँ पर भी वही कोट करूंगी। उसके अंदर क्या था कि बांग्लादेश का जो इलाका था, बरिशाल इलाका, वहां पर जो है बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते थे, और वो कोस्टल इलाका एरिया था, जिसकी वजह से वहां पर जो है इस किस्म के डिजास्टर्स आते रहते थे। और वहां पर क्या होता था कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो लोग मुतासर होते थे, लेकिन वहां पर कुछ वुमेन ने, अफेक्टेड वुमेन ने जो है वो अपने लिए काम करना शुरू किया, अपनी कम्युनिटीज के लिए काम करना शुरू किया। और उन्होंने वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो किस चीज पे किया था, उन्होंने रूट कॉज ढूंढी थी कि अगर हमारे पास ये डिजास्टर्स आ रहे हैं तो वजह क्या है कि हम उनसे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, या वजह क्या है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल शेल्टर्स या ये चीजें मौजूद हैं तब भी हम कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने रूट कॉज आइडेंटिफाई ये की थी कि वहां पर जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली वुमेन के लिए स्पेसेस नहीं बनाए जाते, या फिर वुमेन की का जगह ध्यान नहीं रखा जाता इन स्पेसेस को या इन शेल्टर होम्स को बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया था कि वुमेन ओनली स्पेसेस वहां पर बनाना शुरू की थी, और स्पेसिफिकली लोगों का टारगेट, उन लोगों की लिस्ट अपने पास रखना शुरू की थी जो वहां पर वल्नरेबल है, ताकि वो उस डिजास्टर के आने से पहले ही उन लोगों तक जो है वो कोई ना कोई इमदाद पहुंचा दें और वो जो है उनको सेफ जगहों पर पहुंचा सके। सो इस हिस्ट्री के थ्रू जो है वो या इन केस स्टडीज के थ्रू हमें पता चलता है कि यस, इन जेंडर जो सॉरी इन क्लाइमेट पॉलिसीज के अंदर जो है वो जेंडर को इंक्लूड करना लाजमी है। फिर हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी एज द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। जो हमारे पास ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी एक स्टडी के मुताबिक अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे या फिर अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर जेंडर को इंक्लूड करते जाएंगे तो हमें एनुअली ग्लोबल लेवल के ऊपर $20 ट्रिलियन तक का जो है वो हमारा GDP इंक्रीज कर सकता है।
अब जो है, अब वो मतलब जो एडीबी है वो कहता है कि हमें जो है वो क्यों इसके अंदर ऐड करना चाहिए पॉलिसीज के अंदर विमेन को, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो स्मार्ट इकोनॉमिक्स बन सके। वो तो पहले, सबसे पहले ये बात एडीपी कहता है कि ये बात जानने की जरूरत है कि मेन और वुमेन की जो नीड्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर वो किसी चीज को से अडेप्ट करेंगी तो वो चीज इंटायरली डिफरेंट होगी, उनकी रिकवरी स्ट्रेटजीज जो है वो भी इंटायरली डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हमें उनकी इस बात को जो है वो मद्देनजर रखना है कि लाइक दे टू आर सेपरेट और इनकी नीड्स डिफरेंट हो सकती है। अगर हम ये बात अपने मतलब जहन में रखेंगे तो हम इस बात तक भी पहुंच सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनके अंदर मेल बाइस नहीं होगा या बाइसनेस किसी भी किस्म की नहीं होगी, और वो पॉलिसीज जो है वो एफिशिएंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात जो है वो की जाती है एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का सोचते हुए जो है दिमाग में ये बात आती है कि लाइक मेन आर रिलेटेड टू दिस, कि मेन का ज्यादा से ज्यादा ये काम है, जबकि अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटीज देखें तो इसके अंदर वुमेन जो है वो मेन से ज्यादा काम कर रही होती है। सो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हुए हमें जो है वो मेल बाइसनेस को जो है वो थोड़ा साइड पे रखना है। फिर ये कि अगर तो हम वुमेन को अपने उनके अंदर पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या वुमेन को हम अपनी किसी भी किस्म की चीजों के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना रिसोर्स आया कर रहे हैं। तो उस रिसोर्स होने की वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है या हमारी जो प्रोग्रेस है वो लैग जा रही है। अगर तो हम क्या करेंगे, उन अपने जो वुमेन है जिसको हम रिसोर्स कर रहे हैं उसको अपनी पॉलिसीज के अंदर या अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के अंदर लेकर आएंगे, उसको जो है उसके मतलब सर्वाइवल कोर्स के अलावा भी जो है वो कुछ सिखाएंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्मार्ट इकोनॉमी की तरफ जाएगी और अगेन हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी। दैट्स वाई हमें जो है इन पॉलिसीज के अंदर जेंडर को इंक्लूड करना लाजमी है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ के ऊपर, अवॉइडिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। अब ऐसा है कि यहाँ पर कुछ पॉलिसीज डिस्कस की गई है कि इनके अंदर वुमेन को इंक्लूड करना लाजमी है। ये वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता तो बहुत सारे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे आ जाते हैं जो हमारी इंटेंशंस भी नहीं होती हैं, अनइंटेंशनली वो कॉन्सिक्वेंसेज जनरेट होते जाते हैं। तो पहली बात तो ये कहता है कि अगर हम CCDRR के अंदर जेंडर इक्वालिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम जो है क्या उस कहते हैं इन इक्वालिटीज को मजीद ज्यादा एग्जैसरबेट कर देंगे। कुछ पॉलिसीज किसने यहाँ पर डिस्कशन की है, सबसे पहले वो लो कार्बन एनर्जी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को डिस्कस करता है। वो कहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमने एक इलाका जो है वो मुख्तस कर दिया है कि लाइक यहाँ पर जो है वो लकड़ी काटना मना है, लेकिन अगर हम बात करें विलेजेस के अंदर तो वहां पर बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनको अपना घर का खाना बनाने के लिए जो वो लकड़ी काट कर लानी पड़ती है। अब अगर हमने वहां पर जो है वो कंजर्वेशन का कह दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, तो वो जगह से लकड़ी नहीं काट सकती हैं और क्या करेंगी, उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा वो लकड़ी लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी मौजूद है जहाँ पर गैस मौजूद नहीं है। तो उनका कहना है कि अगर आप इस तरह के इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि उन वुमेन्स को कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना लाजमी है। अगर आप लो कार्बन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपने जो है इस तरह की फ्यूल्स की तरफ जाना है जिनसे जो है वो कार्बन एमिशंस कम होंगी, तो आपको उन वुमेन्स को एजुकेट करना भी लाजमी है। फिर वो जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अबाउट द बायोफ्यूल प्रमोशन, या फिर अगर इस तरह की सिमिलर टेक्नोलॉजीज अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर लेकर जा रहे हैं या आप उसका थोड़ा सा लैंड फॉर्म चेंज करना चाह रहे हैं, देन अगेन आपको वुमेन को इंक्लूड करने की जरूरत है। क्योंकि अगेन वही वाली बात कि अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यस द मैन आर रिलेटेड टू दिस, लेकिन ऑन द ग्राउंड वुमेन्स भी बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी भी कोई भी इनोवेशन अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं तो आपको जो है वुमेन को कंसीडर करना भी लाजमी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये बात पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिजाइन इस तरह से की जाती है कि जो मेन है उन्होंने ट्रैवल करना है फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज टू डायरेक्ट उनके जो कमर्शियल एरियाज है। बट अगर हम एक वुमेन की बात करें कि उसने किस तरह से ट्रैवल करना है तो उसके डिफरेंट काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्रैवल करिए है तो वो पहले बच्चों को स्कूल छोड़ेगी, फिर आगे उसका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि वो ग्रॉसरी करने जाए, थर्ड पॉइंट हो सकता है वो किसी रिलेटिव के यहाँ चली जाए, ठीक है, एंड देन वापस आए, लाइक उसके मतलब एक सिंगल पॉइंट नहीं है कि वो यहाँ से ट्रैवल शुरू करके और यहाँ पर खत्म करके, उसको दरमियान में भी बहुत ज्यादा जगहों पर रुकना पड़ सकता है। सो हमारे पास जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं की जाती। इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशन हम लेकर आ सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वुमेन्स के लिए स्पेसिफिकली
जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे या कम हो सकता है। लाइक हमें इसके अंदर डिफरेंट जोन्स बना सकते हैं, ये हमारा रेजिडेंशियल जोन है, ये हमारा कमर्शियल जोन है, या ये हमारा इंडस्ट्रियल जोन है। इन जोन्स के अंदर डिफरेंट किस्म की कॉस्ट हो सकती है या फाइनेंस हो सकते हैं, जिससे जब उनको कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। इसके अंदर जो है वो अगेन हमें जो है फिर जेंडर को इंक्लूड करने की जरूरत है। लास्ट वन इज द हेल्थ बजट्स। हेल्थ बजट्स के अंदर जो है वो बहुत सारी बीमारियां डिस्कस की जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए हेल्थ बजट्स बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार या बहुत दफा भी ऐसा होता है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या चाइल्ड हेल्थ केयर है उसके लिए जो बजट्स हैं वो कम निकाले जाते हैं। सो इन पॉलिसीज के अंदर जो है वो हमें जेंडर को इंक्लूड करना लाजमी है, ताकि हम जो है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। फिफ्थ पे हम बात करते हैं, जो हमारे पास एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका एक जो है वो उन्होंने 4 पैरामीटर्स डिजाइन किए हैं इंक्लूसिव एक्शन के, कि अगर हम इंक्लूसिव एक्शन में हम अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर वुमेन को या जेंडर को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो वो ये बात करते हैं कि integrating gender into the climate action is a matter of both human rights and effective policy strategy. So women के पास इस तरह की यूनिक नॉलेज, यूनिक स्किल्स और कैपेसिटीज होनी चाहिए, ताकि जो है वो इस तरह के अडेप्टेशन प्लान्स के अंदर काम कर सके, वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान्स के अंदर काम कर सके, वो इस तरह के मैनेजमेंट के अंदर काम कर सके। उनको हमें ये स्किल्स और ये नॉलेज सिखानी चाहिए। ओके तो वो कहते हैं, जो एडीबी है वो कहते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें वुमेन को सिखाएंगे, या अगर हम जो है वो जेंडर इक्वेलिटी लेकर आएंगे, तो हमारे पास जो है ये जो मतलब ये 4 गोल्स हैं, ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी जो भी प्रोग्रेस होगी या जो भी डेवलपमेंट होगी वो इफेक्टिव होगी। It identifies all the relevant target groups. It will be efficient. It achieves greater outputs with the same resources, and it will be equitable. It identifies and reduces existing inequalities. And lastly, हमारी जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर हम जेंडर को इंक्लूड करेंगे, it would be sustainable. It leads to long-term social and economic development. ये 5 जो है ये हमने नीड्स पढ़ी थी कि वाई इन जेंडर को जो है वो इन पॉलिसीज के अंदर, इन प्लान्स के अंदर जो है वो इंक्लूड करने की जरूरत क्यों है। आगे जो है वो हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज या फिर गैप्स क्या क्या मौजूद हैं इन जेंडर, मतलब स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के लिए। अगर हम जेंडर को इंक्लूड करना भी चाहें पॉलिसीज के अंदर, तो इस चीज के अंदर क्या क्या गैप्स मौजूद है। ग्लोबली हमारे पास यूएनएफसीसी का जेंडर एक्शन प्लान मौजूद है, सेंडाई फ्रेमवर्क मौजूद है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल के अंदर 10 की एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यहाँ पर मजीद अभी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, यहाँ पर मजीद अभी जो है वो गैप्स मौजूद है। सो फर्स्ट वन इज द पॉलिसी मेजर्स। जेंडर इज मेंशन्ड इन मेनी लॉज, लेकिन ये इट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड कैसे किया जाता है? अगर हम जेंडर की बात करें तो स्पेसिफिकली हमारा जो मेन फोकस है वो वुमेन की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर हम इस चीज को जेंडर लेंस के थ्रू देख रहे हैं, देन हमें उन सबको देखना पड़ेगा, जिसमें हमने पहले भी इंक्लूड किया था, वुमेन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उन सबको जो है वो टारगेट पे जो है वो रखना पड़ेगा। Women are mostly reported as the passive victims needing protection rather than active leaders, and policies often lack the budget to move from the paper to the reality. Policy के अंदर अगर हम बात करें तो पॉलिसी बेशक हमारे पास मौजूद होगी, हमारे पास मसला कहाँ पर आ रहा होता है, मेनली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर इस तरह के गैप्स मौजूद हैं तो इसके लिए उन्होंने सीएसओ स्ट्रेटेजी भी दी है। सीएसओ आर द सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइक डिफरेंट एनजीओज हो सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। अगर इस तरह के गैप्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके उस नतीजे क्या, उस सिनेरियो के अंदर उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सीएसओ को इस सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए? दे मस्ट बी एडवोकेट फॉर द जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, कि हमारे पास बजट्स इस तरह से बनाया जाए कि उनके अंदर जेंडर लेंस को इनकॉर्पोरेट किया जाए, एंड टू इंश्योर दैट क्लाइमेट फंड्स आर एक्चुअली इयरमार्क्ड फॉर वुमेन नीड्स, कि हमारे पास अगर किसी किस्म के क्लाइमेट फंड्स आ भी रहे हैं तो वुमेन नीड्स के लिए इस्तेमाल किए जाए। सेकेंड गैप हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का।
अब ये क्या होता है, देयर इज द सिलो प्रॉब्लम, लाइक हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज काम कर रही है मनी के लिए, टेक्निकल मिनिस्ट्रीज है वो हमारे लिए काम कर रही है क्लाइमेट प्लान्स के लिए, हमारे पास वुमेन मिनिस्ट्रीज अगर हैं तो वो हमारे पास जेंडर के लिए काम कर रही है, सारे अपने अपने काम जो है वो अलग अलग आइसोलेटेड कर रहे हैं, लेकिन इन सब के दरमियान आपस में किसी किस्म की जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर इनके दरमियान बेटर कोऑर्डिनेशन होगी तो हम बेहतर तरीके से ये प्लान्स बना सकते हैं और बेहतर तरीके से इनसे टैकल कर सकते हैं। तो मसला सारा यहाँ पर आता है कि ये सारे अपने अपने हिस्से का तो काम कर लेते हैं लेकिन एक कलेक्टिव अप्रोच नहीं होती। So CSO strategy क्या है यहाँ पर कि partner with technical ministries to provide sectoral gender analysis, helping them understand the gender and climate link. तो CSO यहाँ पर एक लिंक के तौर पर काम कर सकता है between all these organizations. थर्ड के ऊपर हम बात करते हैं जेंडर एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। ऐसा है कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो है वो मौजूद ही नहीं होता कि हमारे पास कितने तादाद में जो है वो वुमेन मौजूद है, कितने तादाद में एल्डरली मौजूद है, या फिर कितने तादाद में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज मौजूद है। सो हमें पहले तो इस बात को जो है वो बहुत ज्यादा डीपली समझने की जरूरत है। For example, women in the Bangladesh face high risk during the floods, or men in Vietnam face high risk due to their outdoor occupations. कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ women जो है वो vulnerable है। वियतनाम की एग्जाम्पल के अंदर जो है वो men भी vulnerable है क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन आउटडोर्स। सो हमें ये जेंडर एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि हम ये देख सकें कि एक्चुअली vulnerable कौन लोग हैं। हम तब तक उस चीज को फिक्स नहीं कर सकते जब तक हमें हमें वो पता ही नहीं होगा, जब तक हमें उसका नॉलेज ही नहीं होगा। So CSO इस नतीजे के इस सिनेरियो के अंदर क्या कर सकती है, they can support data collection at the community level to provide evidence based planning। कि हमारे पास बैकएंड पे सारा डाटा या सारा एविडेंस, सारा प्रूफ मौजूद होना चाहिए ताकि हम उस प्रूफ को जो है वो इजीली अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर जो है वो यूज कर सकें। फोर्थ गैप जो आता है, इट इज अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब ऐसे के ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 25% जो है वुमेन उनकी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। Without women leadership, their voices are absent from the climate negotiations। अब ऐसा होता है कि women को इंक्लूड तो कर लिया जाता है लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग रोल्स नहीं दिए जाते। तो 25% वुमेन तो हमारे पास ग्लोबली इंक्लूड बेशक है लेकिन बहुत सारी जो वुमेन्स हैं उनकी आवाज अभी तक भी जो है वो क्लाइमेट नेगोशिएशंस तक जो है नहीं पहुंच सकी। CSO इस नतीजे इस सिनेरियो के अंदर क्या कर सकता है, they can train and they can identify the women leaders from the vulnerable communities to speak directly in the national and international climate forums। बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारे फोरम्स ऐसा कर भी रहे हैं कि वो वल्नरेबल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उनके अंदर से कोई वुमेन लीडर्स ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने जो ग्रुप है उसकी आवाज जो है वो दुनिया तक पहुंचा सके और वो डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइमेट फोरम्स के ऊपर जो है वो काम कर सके। फिफ्थ पे अगर हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट जेंडर मेनस्ट्रीमिंग वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस। बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर सिर्फ नाम के लिए वुमेन को जो है वो ऐड कर दिया जाता है कि लाइक अगर हम वुमेन को ऐड कर लेते हैं ठीक है इट विल लुक गुड, या फिर हमें सिर्फ नंबर्स पूरे करने हैं तो हम वुमेन को इंक्लूड कर देते हैं। और लेकिन वहां पर जो है वुमेन को स्पेसिफिक जो रोल्स हैं, जो पावर रोल्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर या उन जो कह लें रोल्स हैं उनके अंदर अगेन जो है वो मेन मौजूद होते हैं। सो अगर वुमेन को इंक्लूड कर भी लिया जाए सिर्फ नाम के तौर पर और उनको किसी किस्म के डिसीजन मेकिंग रोल्स ना दिए जाएं तो भी जो है वो उस चीज का इतना कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ एक आप सिर्फ के लिए बात कहने की हद तक आप उसको इंक्लूड करें, लेकिन हमें क्या चाहिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग या फिर हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस कि अगर आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं तो उनकी आवाज ही सुनी जाए, उनकी आवाज अगर सुनी जा भी रही है तो उस पर अमल दरामद भी किया जाए, उनको इंक्लूड किया जाए। CSO इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या कर सकता है, they can design gender transformative pilot projects that challenge the social norms and can be scaled up by the government। So ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, वो इंक्लूड किए जा सकते हैं और फिर उनको जो है वो स्केल अप किया जा सकता है गवर्नमेंट की हेल्प के साथ। सिक्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इंक्लूजन इन द प्लान्स एंड रिस्पॉन्स मेजर्स। क्या हमारे पास क्या एक्सिस्ट करता है कि plans are still dominated by gender neutral technology that actually favors men। For example, early warning systems जो है वो
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो मैसेजेस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भेजे जा रहे हैं, तो वो अगर हम बैकवर्ड एरियाज की अगेन बात करें तो वहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजी तक रसाई है या मोबाइल फोन्स तक जो रसाई है वो ज्यादातर मेल्स को। अगेन वहां पर जो है जो फीमेल्स हैं या जो वुमेन है उन तक इन टेक्नोलॉजी की रसाई तो ज्यादा नहीं है, जिनकी वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग जो मैसेजेस हैं उन तक जो है वो पहुंच नहीं पाते। तो हमें जो अपनी जो पॉलिसीज या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या इस तरह की जो भी सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे उनके अंदर जो है वो जेंडर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि अगर हमारी ये वार्निंग्स अगर मेन तक पहुंच रही हैं तो अकॉर्डिंगली वो वुमेन तक भी पहुंच सके। CSO strategy is implement community-based women-led CCDRR programs. कम्युनिटी के लेवल के ऊपर जाकर जो है वो प्रोग्राम्स बनाए जाए, ये प्रोग्राम्स किए जाए कम्युनिटी के लेवल के ऊपर जाए। और हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर ये बात भी पढ़ी थी कि जो वुमेन की सोशल नेटवर्किंग स्किल है वो ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू मेन, जो कि आपकी यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल के अंदर लिखा है। सो इन जो नेटवर्क्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। सो इस सिनेरियो या इस जो हमारे पास रिस्पॉन्स मेयर्स है उनके अंदर इस चीज को, इस बात को जो है वो मद्देनजर रखने की जरूरत है। 7 पे बात करते हैं एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज वर्सेस एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज। बात ऐसी है कि वी फोकस टू मच ऑन वुमेन्स वीकनेस, के वुमेन्स ये काम खुद नहीं कर सकती है या इन्हें किसी चीज के इस चीज के लिए स्पेसिफिकली किसी मर्द की जरूरत है। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल कह रहा है कि वुमेन वीकनेस की बजाय अगर हम जेंडर अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना शुरू कर दें, सो इट माइट बी बेटर कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ये प्लान्स बना सकें या ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डिजास्टर को कॉप अप कर सकें। So we should be looking for gender opportunities using climate projects to provide diverse livelihood options and promote equality. CSO strategies scenario के अंदर है कि conduct workshops that shift the narrative from women as victims to women as agents of the change. So women को सिर्फ victims के तौर पर नहीं देखना चाहिए, we are the agents of change. 7 पे बात करते हैं availability of the climate finance. गैप हमारे पास क्या एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हमारे पास फाइनेंस है भी तो वो बेहतर तरीके से जो है वो मेन और वुमेन दोनों को ही बेहतर तरीके से पहले जो है वो नहीं पहुंच पाता है अगर है भी। So there is a massive lack of participation by the women in deciding how climate money is spent. पहले तो वो पहुंच ही नहीं रहा ना मैन को ना वुमेन को, और अगर पहुंच भी जाता है तो वहां पर भी अगेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है और इसके नतीजे में बहुत सारी जो वल्नरेबल कम्युनिटी है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है। CSO strategy क्या कहती है? Prioritize budget allocation that specifically address the gender disaggregated needs in the community. कि हमारे पास पहले तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि कौन कौन से जेंडर से कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और वल्नरेबल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हमारे जो बजट्स है वो इस तरीके से बनने चाहिए कि हम हर एक को जो है इक्वली जो है इंक्लूड कर सकें। 9th में बात करते हैं सेक्स एज एंड डिसेबिलिटी डिसएग्रीगेटेड डाटा। वही बात कि हमारे पास डाटा ही मौजूद नहीं है या डाटा अगर मौजूद है भी तो वो डिसएग्रीगेटेड डाटा नहीं है। हमारे पास over 90% of the countries do not collect this sex age disability disaggregated data, and we don't know the specific risk faced by the elderly, the disabled or different ethnic groups during the disaster. तो हमें पहले जो है ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक तो ग्रुप्स कौन कौन से मौजूद हैं, कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद हैं तो उनको कौन कौन सी जो है वो डिफरेंट किस्म की मुश्किलात का सामना है ड्यूरिंग द डिजास्टर। तो हमें ये वाला डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि सिंपल से हमने बांग्लादेश एग्जांपल के अंदर पढ़ा था कि उनके पास एक लिस्ट मौजूद थी कि हमारे पास इस तरह के जो लोग हैं हमारी इस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है कि अगर हमारे पास कोई डिजास्टर आएगा तो हमने इन लोगों को जाकर जो है वो टारगेट करना। CSO स्ट्रेटेजी क्या कहती है? Create monitoring tools that focus on intersectionality, tracking how age, disability and the gender overlap in a crisis. कि ये सारी चीजें ओवरलैप करके एक क्राइसिस के अंदर एक न्यू किस्म की जो है वो इनइक्वालिटीज को जन्म देती हैं, जो कि हमने इंटरसेक्शनैलिटी लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा था। इनको टैकल किस तरह से किया जाएगा? CSO स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरीके के ऊपर जो है वो काम कर सकती है। फोकस ऑन मेन एंड डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज, जैसे कि पहले भी हमने बात किया था की थी कि जेंडर से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वुमेन या फिर मेन, हमारे पास जेंडर से हट कर भी जो है वो ये बातें डिस्कस करने की जरूरत है कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से या कौन से ग्रुप्स हैं जो कि लेफ्ट बिहाइंड है, ताकि हम उनके ऊपर फोकस कर सकें।
Most policies equate gender solely with women, and this ignores the unique vulnerabilities of the men, like suicide due to the crop failures. Okay, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई रेट है सुसाइड्स का. अगर आपको एग्रीकल्चर के अंदर लॉस हो जाता है तो वहां पर मेन का सुसाइडल रेट जो है वो बहुत ज्यादा है. एंड पीपल विद अदर जेंडर आइडेंटिटीज. ये सब स्ट्रेटेजीज सिनेरियो के अंदर है कि they communicate that a gendered approach means looking at everyone's specific risk to ensure no one is truly left behind. फिर हम बात करते हैं कैपेसिटीज फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कि अगर हमारे पास जेंडर मेन स्ट्रीमिंग या अगर हम वुमेन को इंक्लूड कर भी रहे हैं तो हमारे पास जो है वो गैप किस जगह पर है. बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि हमारी मिनिस्ट्रीज के पास इस तरह की टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल कैपेसिटी ही नहीं है या उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं है कि अगर हम वुमेन को इंक्लूड कर भी रहे हैं तो भी हम पॉलिसीज जो है वो किस तरह से बना सकते हैं. अगर हमारे पास ये मैंडेट मौजूद है या अगर हमारे पास ये पॉलिसीज के अंदर रिटर्न भी है देन अगेन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के वक्त जो है वो क्या होता है हमारे पास एक जेंडर डिस्कनेक्ट आ जाता है या एक हमारे पास पहले हमारे पास वो पॉलिसी है ही मौजूद हमारे पास वो ट्रेनिंग मौजूद नहीं है कि हमें पता है कि यस ये इंक्लूड होना चाहिए या हमारे पास नॉलेज है कि यस ये होना चाहिए लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें. वो चीज या वो ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास अक्सर मिनिस्ट्रीज के पास या अक्सर हमारे पास लोगों के पास मौजूद नहीं होती. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो गैप आ जाता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के अंदर. लास्टली हम बात करते हैं जो हमने अभी पहले भी की थी कि विमेन्स आर नॉट सिर्फ उनको सिर्फ एक विक्टिम के तौर पर सीन ना किया जाए. विमेन्स आर द एजेंट्स ऑफ चेंज. और ये किस तरह से है? ऐसा है कि विमेन्स ने ऑलरेडी जो है अपनी जो है सर्वाइवल स्किल्स को जो है वो चूज किया है, ठीक है, और फिर उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट अडेप्टेशन जो है वो लेना शुरू कर दिए. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो जाए, सीड सिक्योरिटी के अंदर हो जाए, एग्रीकल्चर अडेप्टेशन के अंदर हो जाए. यहाँ पर बांग्लादेश के बाद एंड पे इंडिया की स्टडी हम डिस्कस करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि उन्होंने अपने घरों को जो है वो इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है कि किसी फ्लड के सिनेरियो के अंदर जो है वो अफेक्ट कम हो सके या उन्होंने इस तरह के विमेन स्पेसिफिक शेल्टर्स बनाना शुरू कर दिया है. सीट सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने सीट सिक्योर करना शुरू कर दिया कि अगर कोई फ्लड का सिनेरियो आ जाए तो उसके अंदर उन्होंने वो सीट्स थोड़े हाई प्लेसेस पर या फिर किसी और जगह पर सेफ कर लिए हैं ताकि अगर इस डिजास्टर के बाद भी जो है वो उन सीड्स को जो है वो इस्तेमाल कर सके. एग्रीकल्चर अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो विमेन्स ने जो है वो डिफरेंट जो फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं या फिर किसी भी किस्म की जो डिजास्टर रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. लाइक विमेन्स आर कहने वो शिफ्ट हो रही हैं अडेप्टेशन के ऊपर, लाइक सर्वाइवल और अडेप्टेशन को वो चूज कर रही हैं रादर देन के वो एक विक्टिम बने एंड दे आर एक्टिंग एज द एजेंट्स ऑफ चेंज. फिर हम देखते हैं कि वुमेन्स जो है वो किस तरह से अगेन किस तरह से एक पावरफुल एजेंट है ऑफ चेंज का. यूनिक एनवायरमेंटल नॉलेज जो है वो वुमेन के पास होता है. अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करें, फिलीपींस की बात करें, वहां पर जो बहुत सारे इंडिजिनस वुमेन कम्युनिटीज हैं उनको ज्यादातर इल्म होता है वहां पर मौजूद जो फॉरेस्ट है वो वहाँ के जो फॉरेस्ट को जो है वो इजीली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती है. सो वहां पर उनको इंक्लूड करना वहाँ के कंजर्वेशन प्लान्स के अंदर सो वो बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है ताकि हम इस तरह की मजीद बेहतर पॉलिसीज बना सकें. Here, risk perception again studies shows that women often express greater concern and provide more constructive solutions for the climate calamities than men. Women's के पास जो है वो ज्यादा कह लें इस बात की लाइक सिंपैथी और एम्पैथी वुमेन्स के अंदर ज्यादा होती है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये बात को एनालाइज कर सकती हैं कि किस किस जगह पर किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे और लोग किस तरीके से इफेक्ट होंगे और इस इफेक्टिवनेस को मद्देनजर रखते हुए वो क्या कर सकती हैं बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज बना सकती हैं एज कम्पेयर टू मेन. So यहाँ पर जब women's काम कर रही हैं as agents of change. Here, institutional platforms and the collective empowerment happens when women create their own platforms. वियतनाम के अंदर वियतनाम women unions organizes community plans on DRR and disease prevention to raise awareness. कंबोडिया के अंदर जो women saving groups हैं वो क्या करती हैं families को जो कि drought survive कर रहे हैं या दूसरे disasters हैं उनको loans provide करती हैं, financial safety nets provide करते हैं. और इस सब का क्या गोल है? द फ्यूचर ऑफ जेंडर इंटीग्रेशन लाइज इन टर्निंग द स्मॉल कलेक्टिव्स इनटू लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म्स फॉर लाइवलीहुड्स प्रमोशन एंड नेशनल लीडरशिप.
और इसकी एक केस स्टडी या फिर कह ले ऑन द ग्राउंड जो एग्जांपल है वो क्या है कि वुमेन्स किस तरीके से जो है वो एज एन एजेंट्स ऑफ चेंज काम कर रही है। इंडिया की स्टडी है स्वच्छ भारत, शायद आप लोगों में से किसी ने नाम सुना हो। तो ऐसा है कि वहां पर जो पूना है, पूना जो जगह है वहां पर गोल था कि वो 2000 उनका नेशनल मैंडेट था कि वहां पर उन्होंने जो ओपन डंपिंग है उसको कम करना है या किसी न किसी तरीके से जो है वो खत्म कर दें। लेकिन वो इस मैंडेट को जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहां की जो सबसे जो लोएस्ट कम्युनिटी थी या लोएस्ट कास्ट कह सकते हैं उनकी, क्योंकि वहां पर कास्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने क्या किया, उनको अप्रोच किया और उन वुमेन्स को अप्रोच करने के बाद उनको कहले एम्पावर किया और उनके उनके सिस्टम्स बनाए या कह सकते हैं उनके कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए और उन वुमेन्स को जो है वो कहा कि या उन वुमेन्स को एम्पावर किया कि वो जो है डोर टू डोर कलेक्शन करेंगी इस वेस्ट की, ताकि वहां पर जो है वो ओपन डंपिंग जो है वो कम से कम की जा सके। अब उन्होंने जब वहां पर वुमेन्स के ग्रुप्स बनाए तो वहां पर इस तरह के जो ओपन डंपिंग है उसका जो है वो कह लें पॉसिबिलिटी वो कम हो गई। उन्होंने क्या किया था कि वहां पर उनको हायर वहां पे वुमेन्स को हायर करना शुरू कर दिया था, उनको वहां पर उन्होंने जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी कि आप किस तरीके से जो है उस वेस्ट को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने मतलब उस पूरी कम्युनिटी का जो है उस पूरे जो कोऑपरेटिव था उसका नाम रखा था कि स्वच्छ स्वच्छ इसको स्वच्छ भारत के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर क्या हुआ था कि वुमेन्स ने जो है वो पेयरिंग कर ली थी और या लाइक पेयर्स के अंदर जाकर जो है वो दो वुमेन्स जाकर वो डोर टू डोर कलेक्शन करती थी और इसके नतीजे में क्या हुआ था 3500 वुमेन जो है उनको एक लाइवलीहुड मिल गया था, उनको पैसा कमाने का कोई जरिया मिल गया था। और दूसरा ये कि उनकी जो ओपन डंपिंग थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उनका 70,000 मेट्रिक टन जो वेस्ट था वो रिसाइकल हो जाता, क्योंकि वो मतलब जो उनकी पूरी कम्युनिटी थी या पूरा जो ग्रुप था वो रिसाइकलिंग का काम भी करते थे उस वेस्ट के साथ। और उन्होंने जो है वो तकरीबन उस सिटी का 13 मिलियन जो डॉलर्स है वो एनुअली सेव किया था, जो उनका ओपन डंपिंग या इस तरह की चीजों को हैंडल करने के अंदर लग जाया करता था। सो दैट्स द केस के विमेन्स कैन ऑल्सो एक्ट एज द एजेंट्स ऑफ चेंज। और यहाँ पर जितनी भी खवातीन मौजूद है उनके लिए भी यहाँ पर एक यही मैसेज है कि वी आर नॉट विक्टिम्स, वी कैन एक्ट एज द agents of change. So that was the lecture today. So ये है आप सबका आज का लेक्चर और ये था आप सबका पूरा फेलोशिप का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था सबसे शुरू में कि जो है राइट्स है, राइट बेस्ड अप्रोच से, और हमने एलएनओबी को डिस्कस किया था। राइट्स के फ्रेमवर्क के बाद हमने ये देखना शुरू किया था कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। फिर हमने इन दोनों को इंटीग्रेट किया था कि क्लाइमेट चेंज और हम जो हमारे पास राइट बेस्ड अप्रोच है उसको किस तरह से जो है वो आपस में लिंक कर सकते हैं। और फिर आखिर में आके हमने ये बातें पढ़ना शुरू की थी कि वुमेन्स जो है वो भी इस तरह के कामों के अंदर जो है वो बेहतरीन रोल अदा कर सकती हैं और वुमेन्स आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। सो ये इख्तिताम है इस लेक्चर का और फेलोशिप का, एंड आई एम ओपन टू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एवरी काइंड ऑफ कमेंट्स, कुछ भी, क्योंकि आज आखिरी लेक्चर है। सो आई वुड लाइक सम कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस, कुछ बातें। कोई बोलना चाहेगा? इस आज के दिन भी कुछ नहीं बोलना, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही, यू कैन कमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। अरीबा कह रही है बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। अरीबा इट्स तकरीबन बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया अरीबा, जल्दी तो नहीं गुजरा वैसे, सही पता लगा कैसे टाइम गुजरा है, 6 हफ्ते। और कोई? यस, हुदा इज सेइंग इंडिया में ऐसे काफी बिजनेस हैं जिनके बिजनेस मॉडल बेस यस बिल्कुल वुमेन पे करता है, ज्यादा से ज्यादा वुमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करके उन्हें एम्पावर करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग एंड गाइडिंग अस, इट्स बीन इंसाइटफुल journey and honestly didn't feel like a long time. Thank you so much Basma and thank you so much Kissa. Guys आप लोग कुछ बोल सकते हैं माइक ओपन करके। मैं स्लाइड शेयर बंद कर रही हूँ ताकि हम पिक्चर ले सके।
तो गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास जिन जिन लोगों ने पर्पल पहना है। टीम आप लोगों में से अर्शिया या हफ्सा यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। अर्शिया या हफ्सा, आर यू विद अस? यस अर्शिया, यस प्लीज, आप हमारी पिक्चर्स ले लें। सिर्फ 3-4 लोगों ने, मुझे आमना नजर आ रही है, अरीबा नजर आ रही है, मारिया नजर आ रही है और मदीहा नजर आ रही है। ओके अर्शिया, यस फातिमा भी नजर आ रही है। और कोई? अर्शिया आप प्लीज ले सकती हैं। जब आप ले लें तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। मारिया रहमान भी नजर आ रही हैं, आ रही थी फिर गायब हो गई। यस अर्शिया, लारेब भी नजर आ रही हैं। अर्शिया आप ले रही हैं, अगर आप ले लें तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। ओके अर्शिया, 2-3 और। एक मिनट, नाम ना मैं ना जिनों का है, मैं ना जरा पिन कर लूँ ने। हाँ श्योर, ओके यू कैन, ओके। It's lovely to see women wearing purple for women. Okay, Arshia. Okay. Thank you so much, everyone. ओके सो इसके अलावा किसी के मजीद कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? अब मतलब इट्स ऑफ, आप लोग बेशक जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रुकी हूँ अगर कोई और कोई सवाल या कुछ कमेंट्स करना चाहे तो। कोई बात? सर्टिफिकेट्स, यस आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जल्द ही, विद इन वीक और मे बी 10 days, ज्यादा से ज्यादा। मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस आप सबका कि आप सबने यहाँ पर इस फेलोशिप को अटेंड किया और एक रौनक लगाए रखी। थैंक यू सो मच सबका।